नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सरल भाषा में समझाए गए टॉपिक्स, परीक्षा उपयोगी नोट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, हम अफ्रीका महाद्वीप के विस्तृत भौगोलिक परिदृश्य का विश्लेषण करेंगे। मतलब वहाँ के प्रमुख मैदान, मरुस्थल, पठार, झीलें और नदियाँ। ये एक ऐसा डीप डाइव होगा जो सीधे तौर पर आप लोगों की परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देगा। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, यहाँ हम सिर्फ तथ्यों की कोई बोरिंग सूची नहीं रटने वाले हैं। हम दरअसल उस भूगोल के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। मतलब ऐसा विज्ञान जिससे ये सारे परीक्षा वाले तथ्य हमेशा के लिए आपकी स्मृति में दर्ज हो जाएं। सही बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पढ़ा है कि भूगोल को समझने की जो सबसे अच्छी शुरुआत है वो उस महाद्वीप की बुनियादी संरचना से ही होती है। अफ्रीका को अक्सर पठारों का महाद्वीप या कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेट्यूज कहा जाता है। और ये कोई साधारण उपाधि नहीं है। अगर इस पूरे महाद्वीप की आप कल्पना करें तो इसे एक विशाल और ऊंचे मेज या कहें कि टेबल टॉप के रूप में देखा जा सकता है। टेबल टॉप मतलब ऊपर से सपाट और किनारों से खड़ा। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बड़ा भूगर्भीय कारण है। ये पूरी की पूरी संरचना मुख्य रूप से प्राचीन गोंडवाना लैंड की कठोर और बहुत पुरानी चट्टानों से बनी है। गोंडवाना लैंड मतलब जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। हाँ, वही। तो समय के साथ इसके बाहरी किनारों पर थोड़ा बहुत क्षरण तो हुआ, लेकिन जो इसका मूल ढांचा था ना, वो एक विशाल पठार का ही बना रहा। और यही कारण है कि अफ्रीका का भूगोल दुनिया के बाकी महाद्वीपों से इतना अलग बर्ताव करता है। अब देखिए, इस विशाल टेबल टॉप के ऊपर जो सबसे पहली और दिलचस्प भौगोलिक संरचना उभर कर आती है वो है यहाँ के मैदान। जैसे कि पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास के मैदान। सवाना का नाम सुनते ही एकदम वो दूर दूर तक फैली सुनहरी घास याद आती है। हाँ, और बड़े जानवरों की तस्वीर भी उभरती है। इसे बड़े शिकारों की भूमि भी तो कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक तथ्य बहुत अहम है कि दुनिया के मशहूर बिग 5 जानवर इसी क्षेत्र में पनपते हैं। शेर, तेंदुआ, हाथी, गेंडा और भैंस। बिल्कुल। हाँ, यही बिग 5। हाँ। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि ये विशाल जीव केवल इसी विशिष्ट क्षेत्र में इतने सफल क्यों हैं? मतलब सवाना में ही ऐसा क्या खास है? मैं समझाती हूँ। इसका सीधा संबंध सवाना की उष्णकटिबंधीय यानी जो ट्रॉपिकल जलवायु है उससे और वहाँ की वनस्पति से है। सवाना में एक बहुत ही विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। एलिफेंट ग्रास। एकदम सही, एलिफेंट ग्रास या हाथी घास। ये घास इतनी ऊंची और सघन होती है कि ये न केवल शाकाहारी जीवों के लिए भोजन का एक असीमित भंडार है, बल्कि जो शिकारी जानवर हैं उनके लिए छिपने की बेहतरीन जगह भी है। अच्छा, तभी मसाई मारा और सेरेंगेटी जैसे जो मशहूर राष्ट्रीय उद्यान हैं वो इसी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। हाँ, और यहाँ बारिश और सूखे का एक पूरा चक्रीय मौसम होता है। इसी मौसम ने इन जानवरों को लंबी दूरी तक प्रवास करने और उन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित कर दिया है। तो ये तो बात हो गई उष्णकटिबंधीय सवाना की। लेकिन अगर हम यहाँ से मध्य अफ्रीका की ओर बढ़ें तो दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। मतलब कॉन्गो का मैदान तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है ना। बिल्कुल अलग। कॉन्गो बेसिन का ये विशाल मैदानी क्षेत्र भूमध्य रेखीय वर्षावनों से ढका हुआ है। और मैंने सुना है कि यहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। इतना घना जंगल है। हाँ, बहुत ही घना और दुर्गम। और आपको पता है, इसी जंगल में पिग्मी जनजाति निवास करती है। पिग्मी जनजाति, जिनका कद बहुत छोटा होता है। सही कहा। और उनका वो छोटा कद कोई संयोग नहीं है। मतलब वो प्रकृति का अनुकूलन है। बिल्कुल। इतने उलझे हुए और घने जंगल में आसानी से चलने फिरने के लिए प्रकृति ने उन्हें एक बेहतरीन विकासवादी अनुकूलन दिया है। क्या बात है। और मुझे लगता है कॉन्गो बेसिन का ये पूरा सिस्टम कॉन्गो नदी के बिना तो अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ साल भर प्रचंड गर्मी पड़ती है और हर दिन दोपहर के बाद भारी बारिश होती है, जिसे हम विषुवतीय जलवायु कहते हैं। हाँ, इसी जलवायु ने इसे अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन बना दिया है। ये जैव विविधता का एक बहुत बड़ा वैश्विक हॉटस्पॉट है। तो अगर हम इसे विजुलाइज करें तो ये चारों तरफ से पठारों से घिरी एक विशाल निम्न भूमि है। एक विशाल कटोरे की तरह।
जिसमें प्रकृति ने जीवन के हर संभव रूप को भर दिया है। कमाल है। अच्छा, पूर्वी अफ्रीका के सवाना और मध्य अफ्रीका के कॉन्गो के बाद अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदानों की स्थिति तो एकदम विपरीत है। वेल्ड, हाँ, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और जलवायु में इस बदलाव का सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। परीक्षा के नजरिए से विद्यार्थियों को याद रखना बहुत जरूरी है कि वेल्ड क्षेत्र मक्का की खेती के लिए जाना जाता है। मक्का के साथ साथ पशुपालन के लिए भी ये बहुत अनुकूल है, विशेष रूप से मेरिनो भेड़ पालन के लिए। मेरिनो भेड़, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए विश्वविख्यात है। बिल्कुल। अब देखिए, जलवायु के इसी प्रभाव को अगर हम एक और नजरिए से समझें तो सवाना और सहारा मरुस्थल के बीच एक बहुत ही नाजुक भौगोलिक पट्टी मौजूद है। आप साहिल प्रदेश की बात कर रही हैं ना? हाँ, साहिल प्रदेश। इसे एक संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन माना जाता है। ट्रांजिशन जोन मतलब जहां एक तरह का पर्यावरण दूसरे में बदल रहा हो। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र है जहां हरे भरे सवाना के घास के मैदान धीरे धीरे सहारा के शुष्क और बंजर परिदृश्य में तब्दील हो जाते हैं। ये कोई एक स्पष्ट रेखा नहीं है, बल्कि आप इसे एक भौगोलिक रसाकशी कह सकते हैं। और ये रसाकशी अक्सर बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। तभी तो साहिल प्रदेश को अकाल की भूमि या लैंड ऑफ फैमिन भी कहा जाता है। सही कहा। यहाँ वर्षा बहुत अनिश्चित होती है और ये क्षेत्र अक्सर गंभीर सूखे की चपेट में रहता है। इससे ये साबित होता है कि संक्रमण क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से कितने संवेदनशील होते हैं। जरा सा जलवायु परिवर्तन हुआ नहीं कि पूरी की पूरी पट्टी रेगिस्तान में बदल सकती है। एकदम। और इसी सूखेपन की चरम सीमा हमें सहारा मरुस्थल में देखने को मिलती है, जो 11 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 11 देश, मतलब इसका विस्तार असीम है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अंटार्कटिका और आर्कटिक के ठंडे मरुस्थलों के बाद ये पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। बिल्कुल। वैसे हम अक्सर सहारा को सिर्फ रेत के अंतहीन टीलों के रूप में देखते हैं, पर क्या भूगर्भीय वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है? बहुत अलग है। यहाँ केवल रेत नहीं है, यहाँ हमादा कहलाने वाले विशाल चट्टानी पठार भी मौजूद हैं। हमादा? हाँ, हमादा। ये वो कठोर चट्टानें हैं जो तब बच जाती हैं जब हवा ऊपर की सारी रेत उड़ा ले जाती है। इसके अलावा परीक्षार्थियों को सहारा के मौसम विज्ञान को समझना भी बहुत जरूरी है। मतलब वहां की हवाओं का सिस्टम? हाँ, सहारा एक व्यापारिक पवन मरुस्थल है, यानी ट्रेड विंड डेजर्ट। तो इसका मतलब ये हवाएं वहां से नमी को सोख लेती हैं? बिल्कुल। और हवा में नमी न होने के कारण दिन में सूर्य की गर्मी सीधे जमीन को झुलसा देती है। तभी तो लीबिया के अल्जीजिया जैसी जगहों पर इतना रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज होता है। हाँ, पर एक दिलचस्प बात और है। रात होते ही बादलों या नमी के अभाव में वो सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है और तापमान 0 के करीब पहुंच सकता है। मतलब दिन में 50 डिग्री और रात में 0 डिग्री। गजब का अंतर है। अच्छा, इसी सहारा के पूर्वी हिस्से को नूबियन मरुस्थल कहा जाता है ना, जो नील नदी और लाल सागर के बीच है। सही कहा। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और भौगोलिक भी। यहाँ की सतह सहारा के रेतीले हिस्सों से थोड़ी अलग, बजरी और पत्थरों वाली है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि प्राचीन काल में ये क्षेत्र अपनी सोने की खदानों के लिए बेहद मशहूर था। बिल्कुल मशहूर था। अब अगर हम रेगिस्तानों की इसी श्रृंखला में थोड़ा दक्षिण की ओर जाएं, तो एक और अनोखा मरुस्थल आता है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी, जो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में फैला है। इसकी सबसे बड़ी पहचान शायद इसकी लाल रंग की रेत है। लाल रेत तो है ही, पर कालाहारी को एक पूर्ण मरुस्थल कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। तो फिर क्या कहेंगे इसे? इसे एक अर्ध शुष्क रेतीला सवाना कहना अधिक उचित है। और ये एक इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन मतलब यहाँ का पानी कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाता? बिल्कुल नहीं। पानी या तो वाष्पीकृत हो जाता है या जमीन में समा जाता है। पर इतने कठोर वातावरण के बावजूद भी यहाँ भारी संख्या में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। और इंसान भी तो हैं, बुशमैन जनजाति, जो हजारों सालों से यहाँ निवास कर रही है। हाँ, बुशमैन। और उनके जीवित रहने का एक बहुत बड़ा रहस्य एक फल है। कौन सा फल? सुम्मा तरबूज। ये इस शुष्क क्षेत्र में पानी के एक प्राकृतिक भंडार के रूप में काम करता है। क्या बात है, प्रकृति भी अपने तरीके खोज ही लेती है। अब प्रकृति की इसी जादूगरी का एक और चरम रूप है नामीब मरुस्थल।
नामिब मरुस्थल, जो अटलांटिक महासागर के ठीक किनारे पर स्थित है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद इसे दुनिया के सबसे पुराने मरुस्थलों में गिना जाता है। यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेत के टीले हैं। ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक विरोधाभास लगता है ना? महासागर के बगल में होने के बावजूद यहाँ बारिश की एक बूंद तक क्यों नहीं गिरती? इसका उत्तर महासागरीय धाराओं के विज्ञान में छिपा है। यहाँ तट के पास एक ठंडी धारा बहती है, जिसे ठंडी बेंगुएला जलधारा कहते हैं। ठंडी बेंगुएला जलधारा, तो इससे क्या होता है? देखिए, भौतिकी का एक सरल नियम है। जब समुद्र का पानी ठंडा होता है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी और भारी हो जाती है। और भारी हवा ऊपर नहीं उठ पाती। बिल्कुल। और जब हवा ऊपर नहीं उठेगी तो बादल कैसे बनेंगे? यानी संघनन नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि इस तटीय क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो फिर वहां जीवन कैसे पनपता है? वहां बारिश नहीं होती, लेकिन जब ये ठंडी समुद्री हवा महाद्वीप की गर्म हवा से टकराती है ना, तो एक बहुत ही घना कोहरा बन जाता है। कोहरा यानी फॉग? हाँ, और नामिब मरुस्थल के पौधों और जीवों के लिए ये कोहरा ही जीवन का एकमात्र आधार है। वो हवा में मौजूद इस नमी को सीधे सोख लेते हैं। महासागरीय धाराओं का ये प्रभाव सच में अद्भुत है। तो मरुस्थलों की इस शुष्कता के बाद अब जरा अफ्रीका की उन बुलंदियों की बात करते हैं जो इसके परिदृश्य को और भी जटिल बनाती हैं। आप एटलस पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के आर पार फैली है। मैंने पढ़ा है कि इसका निर्माण बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे एशिया में हमारे हिमालय का। एकदम सही। भूगोल के नजरिए से ये एक नवीन वलित पर्वत है, यानी यंग फोल्ड माउंटेन। और अफ्रीका महाद्वीप में वलित पर्वतों का मिलना काफी दुर्लभ माना जाता है। हाँ, क्योंकि इसका निर्माण अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के जबरदस्त टकराव से हुआ है। जब दो विशाल भूखंड आपस में टकराते हैं तो उनके बीच की पपड़ी मुड़कर ऊपर उठ जाती है। इसे श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल है ना, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। सही आंकड़ा है। परीक्षार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एटलस को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा जाता है: महान एटलस, मध्य एटलस और एंटी एटलस। ठीक है, अब एटलस की तो टेक्टोनिक उत्पत्ति हो गई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ड्रेकन्सबर्ग अक्सर एक भ्रम पैदा करता है, क्योंकि नाम में पर्वत है, लेकिन ये कोई वलित पर्वत नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक कगार है जिसे ग्रेट एस्कार्पमेंट कहते हैं। कगार मतलब जैसे किसी बहुत ऊंचे पठार का किनारा अचानक से नीचे तटी मैदानों की तरफ गिरता हो। बिल्कुल वैसे ही। इसे स्थानीय लोग ड्रैगन माउंटेन या क्वेथलंबा भी कहते हैं। क्वेथलंबा, जिसका अर्थ होता है बर्खियों का अवरोध। हाँ, और ये जगह प्रसिद्ध ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल भी है। साथ ही अपनी प्राचीन सैंड रॉक आर्ट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो कगार और पर्वतों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस संरचना पर आते हैं जो असल में अफ्रीका की आर्थिक रीढ़ है, इसके पठार। हमने शुरुआत में ही कहा था कि अफ्रीका एक पठारी महाद्वीप है और इन्हीं पठारों के गर्भ में दुनिया के सबसे कीमती खनिज दबे हुए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का कटंगा पठार शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, इसे अफ्रीका का खनिज भंडार कहा जाता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन तांबा और कोबाल्ट यहीं से निकलता है। कोबाल्ट जो आज की आधुनिक तकनीक और हमारे फोन की बैटरी निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही। पर इन खनिजों वाले पठारों के अलावा कुछ ऐसे पठार भी हैं जो अपनी अजीब भूगर्भीय उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि अल्जीरिया में स्थित हग्गर पठार। हाँ, हग्गर पठार, जो सहारा मरुस्थल के रेतीले समंदर के ठीक बीचों बीच स्थित है। और ये पूरी तरह से ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, जो सपाट मरुस्थल से अचानक ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब ज्वालामुखी गतिविधियों की बात आ ही गई है तो पूर्वी अफ्रीकी पठार और इथियोपियाई उच्च भूमि का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। हाँ, ये क्षेत्र विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। पूर्वी अफ्रीकी पठार के आसपास ही तो किलिमंजारो जैसे विशाल ज्वालामुखी मौजूद हैं। और ये क्षेत्र विक्टोरिया झील को भी अपनी बाहों में घेरे हुए हैं। वहीं जो इथियोपियाई उच्च भूमि है उसका निर्माण एक और भी दिलचस्प प्रक्रिया से हुआ है। वो प्रक्रिया जिसे मेंटल प्लूम्स कहते हैं। बिल्कुल, पृथ्वी के मैंटल से अत्यधिक गर्म मैग्मा ऊपर की ओर उठा और उसने इस पूरे क्षेत्र की चट्टानों को एक गुंबद की तरह ऊपर की तरफ धकेल दिया। इस भारी तापीय विस्तार के कारण ही इस उच्च भूमि का निर्माण हुआ, जिसे आज अफ्रीका की छत या रूफ ऑफ अफ्रीका कहा जाता है।
और ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु आसपास के रेगिस्तानों के मुकाबले काफी ठंडी और नम रहती है। ये क्षेत्र नील नदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नील की मुख्य सहायक नदी जो ब्लू नील है वो यहीं इथियोपिया की टाना झील से जन्म लेती है। सही कहा। अब देखिए, जब महाद्वीप के भीतर इतने विशाल टेक्टोनिक बल काम कर रहे हों तो जमीन का फटना तो तय है। और यहीं से जन्म होता है महान भंश घाटी या ग्रेट रिफ्ट वैली का। बिल्कुल, ये पृथ्वी के धरातल पर मौजूद सबसे विशाल और स्पष्ट दरारों में से एक है। ये अपसारी प्लेट सीमाओं यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का एक जीता जागता उदाहरण है। अब सारी सीमाएं मतलब जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हाँ, इसे समझने के लिए कल्पना करें कि एक गर्म कैरमल को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। वो बीच से पतला होकर धंसने लगता है ना। एकदम। और यहाँ सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सही। ये दरार लाल सागर से शुरू होकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक करीब 6,400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। और प्रकृति ने इस विशाल दरार को खाली नहीं छोड़ा है। अफ्रीका की अधिकांश प्रमुख झीलें इसी महान भ्रंश घाटी के गहरे गर्त में स्थित हैं। टांगानिका झील इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये घाटी के भीतर इतनी गहराई में स्थित है कि ये रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील बन गई है। लगभग 1470 मीटर गहरी। और ये दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील भी है, जो 4 देशों की सीमाओं को छूती है: तंजानिया, कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया। इसी दरार प्रणाली का एक और चमत्कार है मालावी झील, जिसे न्यासा झील भी कहा जाता है। और ये जीव विज्ञान का भी एक अद्भुत केंद्र है। हाँ, क्योंकि ये बाकी जल स्रोतों से इतनी कटी हुई है कि यहाँ पाए जाने वाली सिचलिड्स मछलियों ने खुद को सैकड़ों अलग अलग प्रजातियों में विकसित कर लिया है। ये तो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की एक प्राकृतिक प्रयोगशाला हो गई। अच्छा, मलावी झील का एक बहुत ही दिलचस्प उपनाम भी है, कैलेंडर झील। कैलेंडर झील, और ये नाम इसके सटीक आकार के कारण पड़ा है। बिल्कुल। विद्यार्थियों को ये याद रखना चाहिए कि इसकी लंबाई लगभग 365 मील है, जो साल के दिनों की संख्या के बराबर है। और चौड़ाई 52 मील है, जो एक साल में मौजूद हफ्तों की संख्या को दर्शाती है। बहुत ही रोचक तथ्य है। लेकिन इन गहरी रिफ्ट झीलों से अलग एक झील ऐसी है जो भ्रंश घाटी के गहरे हिस्से में न होकर 2 घाटियों के बीच एक उथले गर्त में मौजूद है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का महत्व बहुत बड़ा है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और समग्र रूप से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे जुड़े 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, भूमध्य रेखा इस झील के ठीक उत्तरी हिस्से को काटती हुई गुजरती है। और दूसरा, ये श्वेत नील या व्हाइट नाइल नदी का मुख्य उद्गम स्थल है। अब नील नदी का नाम आते ही तो मानव सभ्यता के उस प्राचीन सफर की याद आ जाती है जो इस नदी के किनारों पर फला फूला। लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और इसका सफर बहुत ही नाटकीय है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली श्वेत नील और इथोपिया से निकलने वाली नीली नील दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती हैं। और वहां से ये एक विशाल जलधारा बनकर पूरे सहारा मरुस्थल को पार करती है। अंत में भूमध्य सागर में गिरते हुए एक विशाल चापाकार या आक्वेट डेल्टा का निर्माण करती है। मिस्र के लिए तो ये जीवनदायिनी है। प्रसिद्ध आसवान बांध इसी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है ना। बिल्कुल। अब नील नदी अपनी लंबाई के लिए जानी जाती है, लेकिन जब बात पानी के भारी आयतन और बहाव की ताकत की आती है तो कांगो नदी सबसे आगे है, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। भारी वर्षा वाले बेसिन से बहने के कारण अमेज़न के बाद ये पानी के आयतन के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और गहराई के मामले में तो ये दुनिया में नंबर 1 है, 220 मीटर से भी अधिक गहरी। और कांगो नदी के साथ एक ऐसा भौगोलिक तथ्य जुड़ा है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। हाँ, ये अपने रास्ते में एक विशाल यू टर्न लेती है और इसके जल प्रवाह के कारण इसमें जल विद्युत उत्पन्न करने की असीमित क्षमता है। इंगा बांध का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, जो भविष्य में पूरे महाद्वीप को रोशन करने की क्षमता रखता है। अब देखिए, इन सभी भौगोलिक तत्वों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, पठार और नदियां, तो अफ्रीका का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ का भूगोल ही यहाँ के इतिहास और अर्थव्यवस्था को चलाता है। बेसिन में जैव विविधता है, पठारों में खनिज हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच भी है जिसने अफ्रीका के विकास को ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रभावित किया है। आप महाद्वीप के पठारी स्वरूप की बात कर रही हैं ना? हाँ, क्योंकि अफ्रीका एक ऊंचा पठार है
जब नदियां अंदरूनी हिस्सों से बहकर महासागरों की तरफ बढ़ती हैं तो उन्हें पठार के किनारों से नीचे गिरना पड़ता है। और इसके परिणाम स्वरूप विशाल झरने बनते हैं, जैसे कांगो नदी पर स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात। एकदम सही। और इन झरनों की वजह से समुद्री जहाजों को महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि अफ्रीका में नदियों के जरिए नौकायन या नेविगेशन बहुत कठिन रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज नेविगेशन के लिए बाधा बनी वही ऊर्जा उत्पादन के लिए वरदान बन गई। ऊंचाई से गिरता पानी जल विद्युत के लिए आदर्श है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि अफ्रीका का भूगोल केवल रटने का विषय नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जिसके सारे पुर्जे आपस में जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं को एक बात सोचने पर मजबूर करना चाहूंगी। वो क्या? हमने महान भ्रंश घाटी की अपसारी प्लेट सीमाओं की बात की, जहां अफ्रीकी महाद्वीप टूट रहा है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, मतलब अभी भी हो रही है। बिल्कुल। तो सोचिए, लाखों साल बाद जब ये दरार पूरी तरह से खुल जाएगी और समुद्र का पानी इस महाद्वीप के बीचों बीच प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा? दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। हाँ, एक नया महासागर जन्म लेगा। जिस महाद्वीप ने मानव सभ्यता को जन्म दिया, वो भविष्य में इस विशाल महाविभाजन के बाद कैसा दिखाई देगा? वहां की जलवायु और जीवन पर इसका कितना आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। इस सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। भूगोल की ताकत और समय के विशाल पैमाने को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की एक गहन चर्चा अफ्रीका के भूगोल को उसके मूल स्वरूप में समझने का एक प्रयास थी। मुझे यकीन है कि ये विश्लेषण आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले सफर में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।